YouTube के चैनल युवन सरकार में आपका स्वागत है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम आधार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1857 की क्रांति, 1885 में कांग्रेस की स्थापना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करते करते प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। प्लासी की युद्ध 1757 और बक्सर की युद्ध 1764 की विजय के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गई। कंपनी धीरे धीरे भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई, लेकिन कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार, शोषण और कुप्रशासन में लिप्त थे। ब्रिटेन में भी कंपनी की स्थिति खराब होने लगी। कंपनी कर्ज में डूब गई थी और ब्रिटिश संसद ने इस पर सवाल उठने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश संसद ने 1773 में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। इसका मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजंस, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई। इसके साथ ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनाएगी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर की एक समिति बनाई गई जो सलाह देती थी। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बने। अन्य प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी पहली बार भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। न्यायिक सुधार, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश नियुक्त हुए, यानी कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। इसमें एक न्यायाधीश हुए, यानी चीफ जस्टिस हुए, और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। पहले मुख्य न्यायाधीश हुए एलिजा इम्पे। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। कंपनी को निर्देश दिया गया कि उसे अपनी सारी पत्राचार और निर्णय ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि किंग्स मिनिस्टर को भेजना होगा, यानी राजा को भेजना होगा, ब्रिटेन के राजा को। भ्रष्टाचार पर रोक, कंपनी के सेवकों को भारत में निजी व्यापार और भारतीय शासकों से उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। यह ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने का। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की संस्था की स्थापना की, जिससे आगे चलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर वायसराय का पद बना। केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन इस एक्ट में कई खामियां थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में अक्सर मतभेद हो जाते थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच अधिकारों को लेकर टकराव हुआ। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच बार बार संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ा, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाया। प्रशासनिक सुधार, आगामी अधिनियम 1781 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिससे कंपनी पर संसद का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। निष्कर्ष, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसने कंपनी से ब्रिटिश संसद की और सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों का पहला व्यापक संगठित और सशस्त्र विद्रोह था। इसका तत्काल कारण
कारतूस विद्रोह था, लेकिन इसकी जड़ें गहरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य असंतोष में थी। क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, झांसी, सतारा, झांसी, नागपुर, अवध जैसी रियासतें हड़प ली गई, यानी अवध जैसी रियासतें हड़प ली गई। भारतीय शासकों और राजघरानों की राजनीतिक शक्ति छीनी गई। बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली के लाल किले से हटाकर हुमायूं के मकबरे में भेजने का आदेश दिया। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने किसानों पर भारी लगान लगाया। भारतीय शिल्पकार और कारीगरों का उद्योग अंग्रेजी मशीनों से नष्ट हो गया। कच्चे माल की जबरन आपूर्ति और विदेशी वस्त्रों का थोपना हुआ। जमींदार, किसान, कारीगर सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अंग्रेजों की नीतियां भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखी गई। सती प्रथा, विधवा विवाह, शिक्षा सुधार जैसे बदलाव को जनता ने धार्मिक हस्तक्षेप माना। मिशनरियों की सक्रियता और धर्म परिवर्तन का भय हुआ। भारत को ईसाई बनाने की साजिश जैसी अफवाहें भी देखने को मिला। अंतिम और महत्वपूर्ण कारण है सैन्य कारण। भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना की रीढ़ की हड्डी थे, परंतु उन्हें समान वेतन और पद नहीं मिला था। ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। सिपाहियों में असंतोष फैल रहा था। तत्कालीन कारण 1857 में नई एनफील्ड राइफल आई। इसकी कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। उन पर गाय और सूअर की चर्बी की बात फैली थी। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर अपवित्र था। इससे धार्मिक भावना भड़क उठी। क्रांति का प्रारंभ 29 मई 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना भारत का सम्राट घोषित किया। क्रांति का प्रसार, दिल्ली बहादुर शाह जफर क्रांति के प्रतीक बने। कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल सक्रिय रही और बिहार आरा में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। विद्रोह बंगाल, पंजाब, मद्रास और मुंबई में सीमित रहा। 1857 की असफलता के कारण संगठन की कमी, कोई केंद्र नेतृत्व या साझा योजना नहीं था। सीमित क्षेत्र, क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली। अनेक भारतीय शासकों की निष्क्रियता, हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर, नेपाल आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक हथियारों की कमी थी। विद्रोहियों के पास तलवार भाले थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और तोपें थी। आंतरिक फूट, विद्रोह और हिंदू और मुसलमान नेताओं में एकता की कमी थी। अंग्रेजों की संगठन क्षमता और संसाधन अत्यधिक था। परिणाम, कंपनी का शासन का अंत। 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया। भारत में गवर्नर जनरल के जगह वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। और राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। भारतीय राजाओं और रियासतों को आश्वासन दिया गया कि उनकी गद्दी छीनी नहीं जाएगी। लैप्स की नीति समाप्त हुई। सैन्य सुधार, सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सामाजिक धार्मिक नीति में बदलाव हुआ। अंग्रेजों ने धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देना बंद कर दिया। राष्ट्रीय चेतना, असफलता के बावजूद 1857 की क्रांति ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना जगाई। इसके बाद से महात्मा गांधी, वीर सावरकर आदि ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इससे यानी 1857 को ही महात्मा वीर सावरकर आदि ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह क्रांति असफल रही, परंतु यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार स्तंभ बनी। इसने भारत में आम लोगों, किसानों, सैनिकों, शासकों और महिलाओं तक को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित किया। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय असंतोष का विस्फोट थी। असफलता के बावजूद इसने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी और आने वाले राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरणा दी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना।
भारतीय समाज और राजनीतिक स्थिति। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। कौन? तो लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट एवं प्रोफेशनल्स। प्रेस और अखबारों के कारण राष्ट्र चेतना फैलने लगी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने भारत समाज को आधुनिक सोच की ओर प्रेरित किया। इसने राजनीतिक जागरण को बल दिया। आर्थिक कारण। भारत को अंग्रेजों ने कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और तैयार माल बाजार बना दिया। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत। भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा से शिक्षित वर्ग में असंतोष फैला। राजनीतिक कारण। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस हुई। स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर कई संगठन बने, जैसे इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मुंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा। लेकिन इन संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर जोड़ने की जरूरत थी। अंग्रेजों की भूमिका। अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच सेफ्टी बल्ब, सुरक्षा बल्ब के रूप में कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों की नाराजगी को शांतिपूर्वक और नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जाए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। तारीख 28 दिसंबर 1885। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, बॉम्बे जब मुंबई में है। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रारंभिक उद्देश्य भारत में राजनीतिक चेतना का विकास करना, अंग्रेज सरकार और भारतीय जनता के बीच सेतु का कार्य करना, भारतीयों को संगठित और एक मंच पर लाना, प्रशासनिक सुधारों की मांग करना, अधिक भारतीयों की नियुक्ति, विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी, सरकारी खर्चों में कटौती, प्रेस व भाषण की स्वतंत्रता। प्रारंभिक कांग्रेस का रवैया नरमपंथी था। प्रारंभिक नेतृत्व नरमपंथी। नरमपंथी में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस की प्रारंभिक मांगें। भारतीयों के लिए उच्च नौकरियों में अवसर, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा भारत में ही कराना, विधायिकाओं के अधिकार बढ़ाना, भारतीयों पर लगान और करों को कम करना, शिक्षा का प्रसार और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। महत्व। भारत राष्ट्र कांग्रेस को एक संगठित दिशा मिली। भारत में पहली बार सर्व भारतीय मंच तैयार हुआ। कांग्रेस ने भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। नरमपंथियों ने संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्र चेतना जगाई। यही कांग्रेस आगे चलकर कट्टरपंथी, फिर स्वदेशी आंदोलन और अंततः आजादी की लड़ाई की धुरी बना। आलोचना। प्रारंभिक कांग्रेस को कई लोग बड़बोले सज्जनों का मंच कहते थे। आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक सुरक्षा बल्ब के रूप में बनाया, लेकिन बाद में कांग्रेस भारत स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा बन गई। निष्कर्ष। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना भारत में आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी। प्रारंभिक वर्षों में यह सीमित मांग रखने वाला संगठन था, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मंच बन गया। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं और भी तथ्यों के साथ। धन्यवाद।